नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्त अंकित नकड़। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम विश्ववृत्ति के जन्य मध्य पाषाण काल को पूरा किया था और आज हम इस लेक्चर में नव पाषाण काल को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इस आप देखोगे पूरे चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो आज की तरह जो आज का जो मानव है वो और जो आज जो एक्टिविटी करता है वो उसी की तरह धीरे धीरे उसी तरह की चीजें, उसी तरह की बातें, उसी तरह का रहन सहन, चाल डल, हर चीज इस टाइम पीरियड के मानव से हमारी मिलती जुलती है। तो इसलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको ये पढ़ना, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक पिछले लेक्चर में 2 से 3 बातें रहती थी मध्य पाषाण काल की, एक बार वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, एक जगह है मध्य पाषाण काल में, लहुरा देव यूपी में है। यहाँ से आपके जंगली अनाज के साक्ष्य मिले थे, यानी कि जो वो मैंने बताया था आपको, अनाज में कौन से, जैसे गेहूं है, जौ है, इन अनाजों की हमें मतलब एक एविडेंस मिले है वैज्ञानिकों को मध्य पाषाण काल में। जंगली अनाज मतलब आज जैसे अनाज नहीं, थोड़े से अलग थे देखने में। एक बहुत बड़ी घास होती है, उसके अंदर एक आप कह सकते हो अनाज था, जिनको इनको जलाकर या फिर काट कर निकालना पड़ता था बाहर। तो और इसके अलावा आप देखोगे सरायनाहर और महादहा यूपी में जगह है। यहाँ से क्या हुआ था, स्थायी निवास, यानी कि एक जगह पर रहकर परमानेंट रहना, उसके साक्ष्य मिले थे। लेकिन बहुत मैंने बताया ना, टेम्पररी वो छोटे लेवल पर चीजें थी। और एक ये इम्पोर्टेंट बात है, तो ये 1-2 इम्पोर्टेंट बात थी जो रहती थी आपकी, और उसको आपको बताना जरूरी था। और एक बात और जो उसमें रहती थी वो ये थी, क्या मैंने आपको बताया, जैसे उसमें मध्य पाषाण काल में तीर कमान का लोग यूज करने लगे थे। तीर कमान का, जिसे हम पक्षेपात्र, यानी एक दिन जैसे मिसाइल की तरह हम कह सकते, इसको पक्षेपात्र भी हम कहते थे, इसको मिसाइल की तरह आप कह सकते हो। अब इसमें जैसे मिसाइल होती है, इसको हम ऐसे लॉन्च करते हैं, तो तीर को भी हम कई बार वैसे लॉन्च करते थे, इसलिए हम इसको कई बार मिसाइल की तरह भी कह देते थे, पक्षेपात्र। तो ये सारी चीजें थी आपकी मध्य पाषाण काल में, जो आपको ध्यान रखनी है बातें। तो आगे हम इसको जो शुरू करने वाले हैं वो क्या है, नव पाषाण काल। अब देखो दोस्तों, जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट क्या है, अब मैंने आपको बताया जैसे कि मध्य पाषाण काल जलवायु परिवर्तन शुरू हो गया था, तो इस टाइम जलवायु परिवर्तन था और बहुत ज्यादा हो गया था, और बड़े लेवल पर हो गया था। तो जो पिछले लेक्चर में सारी बातें बताई थी वो इफेक्ट और बड़े लेवल पर हम देखने लगे थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि और बड़े लेवल पर देखने लगे, तो इससे क्या हुआ था, जो बर्फ बहुत बड़े लेवल पर पिघल चुकी थी ज्यादातर। बर्फ पिघलेगी वो तो बहुत सारे जो नदियां, झीलें, नई नदियां, झीलें बनी थी, पुरानी झीलों, नदियों में पानी की मात्रा यानी बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा वाष्पीकरण हुआ, क्योंकि गर्मी और ज्यादा बढ़ गई थी, टेम्परेचर और बढ़ गया था। तो इससे क्या हुआ, बारिश ज्यादा होगी, वर्षा। और इससे क्या हुआ, जंगल बनेंगे, जंगलों से बहुत सारे जीव जंतु की संख्या बढ़ेगी। जीव जंतु की संख्या बढ़ेगी।
और इससे क्या हुआ, लोगों को शिकार के अवसर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर जो जंतु होंगे तो ज्यादा शिकार हो पाएगा। तो शिकार के अवसर ज्यादा मिलेंगे। और इसके अलावा आप देखोगे ध्यान से तो स्थायी निवास, और क्या होगा, कृषि की बड़े लेवल पर शुरुआत होगी। पशुपालन की बड़े लेवल, पशुपालन का बड़े लेवल पर उपयोग। तो ये सारी चीजें जो इतने बड़े लेवल पर इस चीज में मतलब इस काल में होने लग रही थी। अब देखो दोस्तों, इसे हम क्रांति का युग कहते हैं। गार्डन चाइल्ड एक वैज्ञानिक क्रांति का युग कहा था नवपाषाण करने वाले थे गेज को। क्यों कहा था, क्योंकि इस टाइम पर बहुत, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है बहुत थोड़े टाइम पीरियड पर, बहुत छोटे टाइम पीरियड पर जब बहुत बड़े चेंज आए, बहुत बड़े लेवल पर चेंज आए, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाए एकदम से, क्योंकि पहले कुछ था एकदम से कुछ हो गया, तो उसको हम कहते हैं क्रांति। अब इतने सारे चेंज एकदम से बहुत बड़े लेवल पर सभी जगह दिखने लगे, हम आने लगे इस टाइम पीरियड पर, तो इसलिए हम इस टाइम पीरियड को काम क्या कहते हैं, क्रांति यानी रेवोल्यूशन, जिसे गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था। तो इसे हम बौद्धिक क्रांति का युग भी कहते हैं। अब बौद्धिक क्रांति का मतलब इंसान की बुद्धि से है, और उसे क्यों कहते हो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इतने सारे चेंज और भी बहुत सारे चेंज हुए हैं जो आपको बताऊंगा आगे, और इतने सारे चीजें हुई थी सारे। अब इससे होगा क्या, आप देखो ध्यान से, इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बातें वो क्या है, स्थायी निवास बड़े लेवल पर दिखने लगा। स्थायी निवास का मतलब क्या है, एक जगह अपनी बस्ती झोपड़ी बनाकर लोग उसकी जगह पर रहने लगे बहुत लंबे समय तक, यानी परमानेंट रहने लगे लोग उसी समय पर। यानी पहले क्या होता था, लोग यहाँ से आते जाते रहते थे, शिकार की तलाश में घूमते फिरते रहते थे। अब क्या हुआ, लोग परमानेंट सेटलमेंट स्थायी निवास पर एक जगह रहने लगे। अब ऐसा क्यों था, क्या रीजन था, वो समझना जरूरी है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो क्या था कि देखो, आप लोगों ने नहीं पशुपालन शुरू कर दिया था। वो पहले तो क्या था, कुत्ता पालते थे वो, अब उन्होंने क्या कर दिया धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में आकर जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, उस चीज को पालना भी शुरू कर दिया था, उनको पालन शुरू कर दिया था। प्लस में उन्होंने क्या किया था, इस टाइम पर बड़े लेवल पर खेती करनी शुरू कर दी थी। अब देखो इतने सारे पशु हो गए, उनको पालना, प्लस में खेती करनी। अब खेती करेंगे तो जुताई करेंगे, बिजाई करेंगे, तो लंबा टाइम चाहिए उसको, खेत को। प्लस में सुरक्षा भी करनी पड़ेगी जो तो जानवरों से, और प्लस में और कोई दूसरी जनजाति या लोग आकर उसको जान संभाल लें, इन सब की सुरक्षा भी जरूरी है। प्लस में पशु को पालना, इतने सारे पशु कहाँ लेकर घूमेंगे। तो और प्लस में उनको आसपास क्या थे, जंगल भी बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत सारे जीव जंतु, तो शिकार भी पास ही था, नदी पास थी, झील पास थी, तो पानी सुविधा उपलब्ध थी। जब सारी सुविधा एक जगह उपलब्ध थी और सिक्योरिटी भी जरूरी थी, तो हमें दूसरे जगह जाने की जरूरत ही क्या थी लोगों को। इसलिए लोग क्या करने लगे, एक जगह अपनी सहूलत के अनुसार जहाँ पर उनको सारी पानी की, शिकार की, जंगल की, लकड़ियों की सारी सुविधा मिलने लगी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जलवायु परिवर्तन के कारण इतने बड़े लेवल पर बहुत सारी चीजें आ गए थे, बहुत सारे जंगलों की संख्या बढ़ गई थी, बहुत सारे जंगल हो गए थे बारिश के कारण। इसके अलावा जीव जंतु बढ़ गए थे, तो उनको दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं थी। तो इसलिए इन सभी कारण जो स्थायी निवास परमानेंट सेटलमेंट होने लगा था बड़े लेवल पर इस टाइम पीरियड पर। तो क्वेश्चन भी आता है कि परमानेंट सेटलमेंट, यदि एक जगह लोग परमानेंट एक जगह घर बनाकर लोग रहने लगे, अपनी बस्ती झोपड़ी बनाकर रहने लगे, वो बड़े लेवल पर कब दिखने लगा था या कब होने लगा था, तो नवपाषाण काल में। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कृषि की शुरुआत बड़े लेवल पर हो गई थी आज की तरह। जैसे आज इंसान क्या करता है, सबसे पहले खेत को जोतता है। अब जोतता किस चीज से है, वो ट्रैक्टर में जो हर होती है, जो पीछे लगी होती है, उससे जोतता है उसमें। लेकिन उस टाइम पे अब ऐसी मशीन तो थी नहीं, तो क्या करते थे लोग, जो पत्थर, जो बिल्कुल शार्प पेन्ने पत्थर होते थे बड़े बड़े, उनसे क्या करते थे लोग, जोतते थे खेत को पूरे मतलब जहर होता ना पूरे, जैसे अरू से जोतते ऐसे जोत देते थे पूरे उसको। तो उसमें टाइम भी तो लगता ही था।
इसके अलावा क्या करते थे लोग, बिजाई बीज कहाँ से लाते थे लोग, तो क्या करते थे लोग वैसे नहीं, मतलब अपने आसपास से जो प्रकृति बिखरे पड़े थे, बहुत सारे बीज बिखरे पड़े होते थे, क्योंकि मौसम के हिसाब से, जैसे मान लिया अब कहीं गर्मी है, अब वहां पे मान लिया मौसम के हिसाब से गेहूं उग सकता है, तो उसके बीज कई बार आसपास प्रकृति बिखरे, मतलब मौसम के हिसाब से बीज बिखरे हुए जंगलों में आसपास मिल जाते, तो क्या करते लोग इकट्ठा कर देते बीजों को। अब प्लस में जो नेचुरली अगर कहीं मतलब गेहूं कुछ भी उगा हुआ, तो वहां से उसको तोड़ के इकट्ठा कर लेते थे बीजों को, और उन बीजों को ला के उस खेत में क्या करते थे, मतलब डालते थे, उसको जोतते थे, और उससे फिर क्या करते थे, आसपास नदी झील तो होती थी, तो धीरे धीरे पानी ला कर उनको मतलब पानी वगैरह देते थे। मोस्टली इतना नदी से इतना सिस्टम नहीं था, तो इतना ज्यादा नहीं ला पाते थे, लेकिन ज्यादातर तो बारिश पर ही डिपेंड थे, बारिश होती थी तभी उनके जो बीजों को मतलब आपके से पोषण मिलता था, प्लस में तभी वो उगते थे। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दी थी, आज की तरह धीरे धीरे अपनी जो है शुरुआत कर दी थी कृषि की बहुत बड़े लेवल पर। प्लस में काटते कैसे थे, तो सीधी बात है, जो पत्थर होते थे उन्हीं को मतलब बहुत ज्यादा तेज धार से, आज के अंदर तेज होती है, लोग काटते हैं, मशीनें यूज होती हैं, वैसे उस टाइम पे कुछ था नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि लोहे की खोज तो उस टाइम पे हुई नहीं थी, तो अगर आज की आज लोहे की दराती बनती है, तो उस टाइम पत्थर ही था, तो पत्थर को बहुत शार्प करके उससे काटते थे, या फिर हाथों से ऐसे उखाड़ते थे उसको, और उससे फिर उसको नहीं जलाकर या फिर उसको पत्थरों पर मार मार कर झाड़ झाड़ कर उससे अनाज निकालते थे। तो और उसके बाद जैसे क्या होता था, जब वो पूरा अनाज को काट लेते थे, तो उसके बाद क्या करते थे, वो आग लगा देते उस टाइम पे, और आग लगाकर पूरी जमीन को साफ कर देते थे, फिर अगली कुछ टाइम उसको छोड़ देते थे, ताकि वो जो फिर से एक तरीके से उपजाऊ हो जाए। अब उपजाऊ कैसे होती थी, थोड़ी बारिश होगी, थोड़ी उस पर नहीं जीव जंतु आगे उन्होंने मलमूत्र कर दिया, जैसे मतलब इसके लिए जैसे टॉयलेट वगैरह, और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे पत्ते आगे वो उगल सड़ गई, तो कुछ टाइम के बाद वो जमीन उपजाऊ हो जाती थी, तो फिर से वो उसको मतलब बीज डालकर जोत कर उगाते थे लोग। तो ऐसे बड़े लेवल पर वो चीजें शुरू हो गई थी। अब देखो दोस्तों, अगर लोग अनाज उगाएंगे तो उससे होगा क्या, अब उन्हें सुरक्षित मतलब स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर करने के बड़े बड़े आज की तरह गोदाम तो थे नहीं, तो क्या करते थे लोग, उन्होंने जैसे आज के टाइम में जो मटके होते हैं, मटके उस जिनको हम कहते हैं, या फिर बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन, इसको कहते हैं मृद भांड संस्कृत में, मृद मृद यानी मृदा यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन यानी बहुत बड़े लेवल पर मटके वगैरह या मिट्टी से बनी हुई चीजें बनानी शुरू कर दी थी, जिसको मृद भांड कहते थे। क्यों, क्योंकि ताकि उसमें डालकर उसको ढककर उसको जो अनाज है उसको हम क्या कर सुरक्षित कर सके, यानी कि उसको मतलब क्या कहते हैं प्रोटेक्शन दे सकें, ताकि आने वाले बहुत लंबे समय तक उस अनाज का खाकर यूज कर सके, अपना पेट भर सके। तो इसलिए बड़े लेवल पर क्या खेती की शुरुआत है। और सबसे पहले जो खेती के साक्ष्य मिले तो कहाँ मिले थे, मेहरगढ़ में। कहाँ मिले थे, मेहरगढ़ में। पूर्ण बात है ये, आज के टाइम में ये जगह पाकिस्तान में है, तो सबसे पहले ये जगह जो कृषि के साक्ष्य थे वो वैज्ञानिक कहाँ मिले थे, मेहरगढ़ में। तो दो इंपोर्टेंट बातें क्या थी इसमें, कि एक तो स्थायी में परमानेंट सेटलमेंट हो गया था, प्लस में कृषि की बड़े लेवल पर शुरुआत हो गई थी। ये इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। जो अब बात ये है कि बड़े लेवल पर जो कृषि की शुरुआत कर कैसे पाए, क्योंकि आपको पता है कि पहले लेवल पर लोग जो उन्होंने पत्थरों की खोज कर चुके थे बहुत, और लोगों का जो बुद्धि जो दिमाग था वो विकसित हो चुका था, तो बहुत ज्यादा उन्होंने पेन्ने बहुत ज्यादा शार्प जो पत्थर बना चुके थे, तो उसी की सहायता से वो जमीन को खोदते थे, जोतते थे, जिसकी सहायता से वो कृषि करने में सक्षम हो रहे थे। किसी को काट भी सकते थे या खोद सकते थे, मतलब उखाड़ सकते थे, पत्थरों के साथ सारा काम करते थे। तो मशीनों की जगह पत्थरों का यूज होता था बड़े लेवल पर। तो ये सारी चीजें इस टाइम पर हुई थी, आप देखोगे ध्यान से। और इसके अलावा पर इस टाइम पर बड़े लेवल पर पशुपालन की शुरुआत भी हो गई थी, क्योंकि आप देखो अगर आप क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई थी, बहुत सारे जंगल हो गए थे, तो घास तो बहुत ज्यादा हो गया था आसपास। अब उनके लिए ऐसा भी नहीं था चारा काटने की जरूरत थी, तो उनको वहीं पे आसपास क्या करते थे, चारा वगैरह खिला देते थे, घास वगैरह खिला देते थे, और जिससे क्या होता था उनको मतलब क्या कहते हैं, और अब क्यों पालते थे वो, ताकि उनसे उनको मतलब मांस मिल सके। और इसलिए और इनको अब बात ये आती है कि जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, इनको क्यों पाला उन्होंने, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा खतरा नहीं, जैसे शेर है, भालू है, वो मार सकते थे, खतरा थे, अंदर बहुत ज्यादा खतरे वाले मतलब पशु थे, लेकिन ये खतरा बिल्कुल पैदा नहीं कर सकते थे, बिल्कुल मतलब शांत पशु होते थे, तो जिनसे इनको कोई भी खतरा नहीं था, इसलिए उनको पालने लगे थे। प्लस में इनसे उनको क्या मिलता था, मांस मिलता था। और धीरे धीरे उनको पता चला कि भाई इनसे कुछ नहीं, मतलब किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो एक्सीडेंटली होती है, इससे धीरे धीरे कभी एक टाइम क्या हो, जो थन होते हैं जिसे उनको दूध निकलना दिखा, उनको एक्सीडेंटली एकदम से दिखा कि दूध निकल रहा है, फिर उन्होंने धीरे धीरे ऐसे देखा भाई इनसे उन्होंने जो खींचा उसके थन को, तो उससे क्या हुआ, उसे दूध निकला, तो ऐसे
दूध की खोज भी हुई थी। तो इसलिए भी वो बाद में उनको पता चला भाई इसे दूध भी मिल सकता है। मेरों को पी कर देखा तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा और बहुत पौष्टिक लगा उन्होंने, तो इसलिए उनको सेहत भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी उससे। यानी तो इसलिए उन्होंने दूध के लिए पालना शुरू कर दिया था बाद में, क्योंकि जब उनको पता चला इस बारे में, तो इसलिए उन्होंने इन्हीं जानवरों को पालना शुरू किया था बहुत बड़े लेवल पर। तो ये सारी चीजें थी इस टाइम पर जो है नवपाषाण काल में जो इस टाइम पर हुई, और इसको हम बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने बड़े लेवल पर, आप देखोगे अपने दिमाग के बुद्धि के बल पर क्या हुआ था, खेती की शुरुआत बड़े लेवल पर करते, पशुपालन करने लगे थे और उनसे खेती करने लगे थे। अब इतने सारे दिमाग के काम होते हैं जो एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। और प्लस इस लेवल पर, बड़े लेवल पर दिखने लगे थे। प्लस में एक मृद भांडे ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे और उन पे क्या कलर करना शुरू कर दिया था, अलग अलग तरह काला या लाल वगैरह कलर करना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें थी कि बड़े लेवल पर हुई जो इस टाइम पर वो। और ये आप देखोगे वैसे तो 6000 साल का टाइम पीरियड है, आपको बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आप देखोगे ओवरऑल हिस्ट्री है उसमें देखोगे तो बहुत छोटा टाइम पीरियड है। और उसी छोटे टाइम पीरियड के दौरान इतने बड़े बहुत सारे चेंज हुए थे इस लेवल पर नवपाषाण काल में। तो ये था दोस्तों क्या कहते हैं नवपाषाण काल। अब हम इसके जो है आगे देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ विस्तार है। अब देखोगे ध्यान से तो उसका मेन जो क्वेश्चन आता है वो इसे मेहरगढ़ से आता है, लेकिन हम और भी इसके जगहों के बारे में पढ़ेंगे जो भी इसके बारे में पढ़ना है। नवपाषाण काल कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो ये था दोस्तों अपना नवपाषाण काल। और दोस्तों इसकी जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और साक्ष्य कहाँ कहाँ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।